नमस्कार। राज्यसभा टीवी की इस खास पेशकश 70 का गणतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में शिक्षा का अहम योगदान होता है। शिक्षा के माध्यम से पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। आज की कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं एक देश के तौर पर हमने पिछले 7 दशक में शिक्षा को लेकर किन चुनौतियों का सामना किया है और कैसे उन पर जीत हासिल की। तो आइए देखते हैं देश में कैसा रहा पिछले 70 साल में शिक्षा का सफर। हमारे गणराज्य की आन बान शान का प्रतीक राजपथ। आज से नहीं, 7 दशकों से राजपथ ने इन 7 दशकों में हर बदलाव को देखा है। जमीन से आसमान तक राजपथ हमारे गणतंत्र की ताकत होने का गवाह, हमारी रफ्तार, चमक धमक का साक्षी। हमारा विकास समाज के हर तबके के लिए, राष्ट्र के सभी वर्गों के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र के लिए उम्मीद और संभावनाओं का दूसरा नाम भारत, हर चुनौती से पार पाता हमारा गणराज्य। ऐसी ही एक चुनौती हमें तब मिली थी जब हम आजाद हुए थे, और वो चुनौती थी शिक्षा की। स्थिति बहुत खराब थी। कभी विश्व गुरु कहे जाने वाले भारत की शिक्षा की हालत बेहद खराब थी। हमारे नालंदा और तक्षशिला में पढ़ने लोग दूर दूर से आते थे, पर इस परंपरा को तोड़ा गोरी हुकूमत ने। जब देश में आजादी का सूरज उगा, जब देश गणराज्य बना, तब शिक्षा के हालात कितने बुरे थे, इसका अंदाजा 1951 में जनगणना के आंकड़ों ने दिया। देश के महज 18% लोग ही शिक्षित थे। प्राथमिक शिक्षा के लिए महज 32% बच्चे ही स्कूल तक पहुंचते थे। 1951 में करीब 2 लाख स्कूल थे, जो आंकड़ा आज 15 लाख को पार कर गया है। वहीं बात विश्वविद्यालय और कॉलेजों की करें तो ये 1951 में विश्वविद्यालय का आंकड़ा 27 था, जबकि कॉलेजों का आंकड़ा 578। जबकि अब देश में 993 विश्वविद्यालय हैं, तो कॉलेजों की तादाद करीब 40,000 के करीब है। आजादी के बाद एजुकेशन फॉर ऑल यानी सभी के लिए शिक्षा का नारा दिया गया, और इसके लिए अलग से शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, जो बाद में मानव संसाधन मंत्रालय में बदला, और हर राज्य में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, जिससे शिक्षा की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाए, क्योंकि ये संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है। वर्ष 2052-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ, और शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने के उद्देश्य से साल 1961 में NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने की सोच के साथ 1956 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की स्थापना की गई। शुरुआती दौर में योजना आयोग के समक्ष अनेक चुनौतियां थीं कि कैसे शिक्षा को जन जन तक पहुंचाया जाए, और इस बात का भी ख्याल रखा गया कि प्राथमिक शिक्षा को बच्चों के स्वास्थ्य से भी जोड़ा जाए, क्योंकि शिशु मृत्यु दर उस दौरान अधिक थी, और स्कूल के माध्यम से एक ठोस योजना को अमली जामा पहनाया जाना जरूरी था। देश में पंचवर्षीय राज के उदय के बाद इस काम को बेहतर ढंग से करने के लिए पंचायती राज को भी इसमें जोड़ा गया।
उस समय हमारा जो एक और इंडिकेटर है जिसको हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं, वो 11-12% के आसपास था। उसको अगर हम आज के डेटा से, आज के पैरामीटर से कंपेयर करें तो हमारी जो लिटरेसी रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 80% के आसपास है। हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो प्राइमरी में कई बार 100 के पार भी चला गया है। सेकेंडरी लेवल पर भी हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और वो 80 के आसपास है, और सीनियर सेकेंडरी में वो 53 के आसपास है। तो अगर आप कंपेयर करें 1950 को 2019 से, सो दिस इज़ अ ह्यूज जंप। भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें कई सारी सरकारें रही हैं। सारी सरकारों ने, सारे शिक्षा मंत्रियों ने, सारे ब्यूरोक्रेट्स ने, सारे शिक्षाविदों ने इन तमाम वर्षों में काफ़ी अच्छा काम किया। शिक्षा में पंचायतों की भूमिका को भी शामिल किया गया, क्योंकि पंचायत ज्यादा बेहतर ढंग से कितने स्कूल चाहिए और छात्रों की जरूरत को अच्छे से समझ सकती थी। शिक्षा में सुधार और लक्ष्यों के लिहाज से शुरुआत बेहद धीमी थी, और 1951 की पहली जनगणना के बाद 1.5 दशक बाद ये आंकड़ा करीब 30% के आसपास ही था। देश के नीति निर्धारक इस बात को समझ रहे थे। शुरुआत हुई थी, लेकिन ठोस नतीजों के लिए लंबे समय की नीति बनाना जरूरी था। इसको ध्यान में रखते हुए वर्ष 1964 में कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किया गया। आयोग ने देश की शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए कुछ अहम सिफारिशें की। इन सिफारिशों पर अमल करते हुए 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और 1975 में 6 वर्ष तक के बच्चों के उचित विकास के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना की शुरुआत हुई। शिक्षा पर और राज्यों दोनों के उत्तरदायित्वों को समझते हुए 1976 में शिक्षा को राज्य विषय से समवर्ती विषय में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन किया गया। सफर अभी भी लंबा था और इस पर अभी भी काफी काम करना था, और इसी मकसद को पूरा करने के लिए 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया गया, जिसे 1992 में आचार्य राममूर्ति समिति द्वारा समीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किए गए। आजादी के 4 दशक से ज्यादा बीतने के बाद भी 1991 की जनगणना के मुताबिक देश में करीब 52% आबादी ही अशिक्षा के अंधेरे से दूर हो पाई थी। पहले जो नीतियां बनती थीं उसमें जो पैसा खर्च किया जाता था वो उन क्षेत्रों में किया जाता था जो केवल अमीर और कुछ रसूखदार लोगों के काम आती थी। अब जहां पैसा लग रहा है वो गरीब और पिछड़े तबके के लोगों के लिए लग रहा है। जैसे स्कीम्स आ रहे हैं रिसर्च पर, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, या प्राथमिक शिक्षा पर 3 साल से ही बच्चों को हम पढ़ाने जा रहे हैं, उन पर उनका नाश्ता और खाने का इंतजाम करने जा रहे हैं। तो सही जगह पर अब लगता है कि पैसा लगेगा, ताकि सब बच्चा, हर बच्चा इस देश का पढ़ाई से जुड़ सके और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। जैसा हमारे मंत्री जावड़ेकर जी कहा करते थे, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। उदारीकरण के दौर में जब देश अर्थव्यवस्था की पटरी पर लौट रहा था, वही उम्मीद की जा रही थी कि शिक्षा के क्षेत्र में भी नए दौर, नए लक्ष्यों को हासिल किया जाएगा, लेकिन इसमें बहुत कामयाबी नहीं मिली। बच्चे अभी भी स्कूलों से दूर थे। कारण था गरीबी। ऐसे में 1995 में बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने के मकसद से प्राथमिक स्कूलों में केंद्रीय सहायता प्राप्त मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई। पहले इस योजना के तहत बच्चों के अभिभावकों को अनाज उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन साल 2004 से पका पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराने की योजना शुरू की गई। योजना की सफलता को देखते हुए अक्टूबर 2007 से इसे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों और अप्रैल 2008 से शेष ब्लॉकों एवं नगर क्षेत्र में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तारित कर दिया गया। आपको बता दूं कि भारत सरकार, भारतवर्ष विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो विश्व की सबसे बड़ी नून मील प्रोग्राम को चला रहा है, जिसमें भारत सरकार और राज्य सरकारें प्रतिदिन 11 करोड़ बच्चों को दोपहर का भोजन मुहैया कराती हैं। तो ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के द्वारा जो डिज़ायर्ड आउटकम है वो ये है कि एक तो बच्चों में न्यूनतम
एक मिनिमम न्यूट्रिशन वैल्यू को उनको देना, और ये कि उसके थ्रू हमारा जो रिटेंशन रेट है स्कूल में, हमारा जो इनरोलमेंट है कि जो बच्चे नाम लिखा जाते हैं और उसके बाद वो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं भिन्न भिन्न कारणों से, तो ये उनके लिए एक लेवरेज है कि उसके थ्रू हम अपने रिटेंशन रेट को बढ़ाएं और अपने इनरोलमेंट को बढ़ाएं। मुझे लगता है कि ये योजना अपने लक्ष्यों में काफ़ी हद तक सफल रही है। दो 2001 में सर्व शिक्षा अभियान योजना लॉन्च की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना। देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों तक मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा देने की बड़ी शुरुआत हुई। इससे न सिर्फ शिक्षा का दायरा बढ़ा, बल्कि बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर बच्चों की संख्या में भी गिरावट आई। इस संशोधन के बाद देश के हर बच्चे को पढ़ने का संवैधानिक अधिकार मिल गया। इसी वजह से इस योजना की टैगलाइन रखी गई थी, सब पढ़ें, सब पढ़ें। इस योजना का नतीजा हुआ कि 4 साल के अंदर ही स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या में 60% की गिरावट देखने को मिली थी, जबकि सबकी जुबान पर स्कूल चले हम सुनाई देता था। सवेरे सवेरे यारों से मिलने बंधन के निकले हम, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम, हो, स्कूल चले हम, हो। साल 2009 एक बड़ी उपलब्धि लेकर आया, जब भारतीय संसद द्वारा निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत 8वीं तक के बच्चों को फेल ना करने की नीति का प्रावधान किया गया। ये देश भर में निजी और सरकारी दोनों तरह के स्कूलों में लागू किया गया। बच्चों का स्कूलों से ड्रॉप आउट एक बड़ी समस्या थी। इसमें कोई शक नहीं है कि राइट टू एजुकेशन के जरिए 14 वर्ष तक के बच्चों को स्कूलों तक लाने में हम कामयाब रहे हैं, लेकिन इसके आगे की डगर कठिन रही। क्योंकि उस योजना के तहत जो डिटेंशन पॉलिसी थी, उसमें कक्षा 8 तक किसी को फेल नहीं किया जा सकता था। इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले, लेकिन शिक्षा के स्तर में गिरावट आई। गिरावट की एक बड़ी वजह स्कूलों में शिक्षकों का ना होना भी रहा, तो साथ ही विद्यार्थी शिक्षक अनुपात भी। 2017 में इसमें संशोधन किया गया, जिसके तहत राज्य सरकारों को नो डिटेंशन नीति को रद्द करने या इसे बरकरार रखने का अधिकार दिया गया। नो डिटेंशन पॉलिसी ये कहती थी कि आप फेल नहीं करेंगे, बट उसने ये आपको कहीं नहीं रोका था कि आप बच्चे का टेस्ट ना लें, उसका असेसमेंट ना करें, उसका इवेल्युएशन ना करें। थोड़े से मिस इंटरप्रिटेशन रहे, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप रहा, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि साहब वो अब बच्चे का कोई एग्जाम ही नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को फेल नहीं करना है। तो आगे आने वाले समय में 2015 के आसपास सरकार एक कैबिनेट नोट लेकर के आई थी, नीति आयोग का उसमें एक अच्छा काम था, और उसके बाद हमने कहा कि भाई ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी है, इसको क्लियर कर दिया कि इसमें पहली बात तो कहीं पर इस बात की मनाही नहीं है कि आप कोई टेस्ट ना लें, आप कोई एग्जाम ना लें, आप कोई असेसमेंट ना लें, आप खूब एग्जाम लें, खूब टेस्ट लें, खूब असेसमेंट लें, और जो बच्चे उन असेसमेंट में एक निश्चित स्तर को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप दोबारा से एक मौका दें। स्कूली शिक्षा को मजबूती देने के मकसद से सरकार ने टुकड़ों में बटी स्कूली शिक्षा को एक करके उसे समग्र शिक्षा नाम दिया। 2018 में शुरू की गई इस नीति के तहत सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन को एक कर दिया गया। इसका फायदा भी देखने को मिला।
इसके चलते स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर जोर दिया गया। स्कूलों में खेलकूद और पुस्तकालयों को मजबूती दी गई। शिक्षा में बदलाव हो रहा है। तेजी से बदलती दुनिया के लिहाज से छात्रों का विकास हो, वो जमाने के साथ चलते हुए आधुनिक बने, उनमें नई सोच विकसित हो। इसके लिए केंद्र सरकार ने अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत की। इस लैब के जरिए स्कूली बच्चों को नए जमाने की तकनीक से आधुनिक उपकरण बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये योजना विद्यार्थियों में एक महत्वपूर्ण सोच को विकसित करते हुए उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के प्रयासों में एक और कदम उठाया गया है। इस खास कार्यक्रम को निष्ठा नाम दिया गया है, जिसके तहत शिक्षकों के प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है। 2014 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्य तय किया। ये लक्ष्य था बदलाव का। ये लक्ष्य था उस सोच का जो जुड़ा था स्कूली छात्राओं से। स्कूलों में शौचालय ना होने के कारण छात्राओं को मजबूरी में पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ रही थी। इसी परेशानी को मुहिम का रूप दिया गया और लक्ष्य रखा गया कि देश में कोई भी ऐसा स्कूल ना रह जाए जहां शौचालय ना हो। सोचने में ये बात इतनी बड़ी नहीं लगती, लेकिन इसके बड़े मायने हैं और अब इस पहल का बड़ा असर भी हमको साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। स्कूली शिक्षा में छात्राओं की संख्या को लेकर आजादी के बाद दशकों तक चर्चा होती रही। इनको बढ़ाने को लेकर इसके पीछे कई कारण थे। समय के साथ सोच में बदलाव आया, लड़कियां स्कूल जाने लगी, लेकिन अभी भी तस्वीर इतनी अच्छी नहीं थी। 2014 में एक सोच सामने आई, हर स्कूल में शौचालय बनाने की। इसके बाद देखते ही देखते बदलाव आया। अब लड़कियां स्कूलों तक पहुंच रही हैं। अब भविष्य उम्मीदों भरा है। सपनों को नई उड़ान मिल रही है। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री का तो बेसिक सपना था स्वच्छ भारत का, और उन्होंने ये सोचा कि विद्यालय में एक साथ इतने बच्चे जमा होते हैं तो उनके लिए होना चाहिए। पहले का रिसर्च हो चुका है कि ये लड़कियां जो खास करके हमारे विद्यालय में आती थीं वो छोड़ जाती थी, विद्यालय ड्रॉप आउट हो जाता था। तो इस पर रिसर्च हुआ था और हरियाणा राज्य पर यह रिसर्च हुआ था। सबसे ज़्यादा उभर के जो बात आई थी वो ये कि लड़कियां इसलिए विद्यालय छोड़ देती हैं क्योंकि विद्यालय में शौचालय नहीं है। आमतौर पर जो गांव में विद्यालय होता है, छोटे बच्चे खेतों में चले जाते हैं, लड़कियां भी चली जाती हैं, लेकिन जैसे वो बढ़ती हैं तो उनके माता पिता का भी जोर रहता है और उनका भी अपना ऐसा मानना कि हम खेत में नहीं जाएंगे, तो वो विद्यालय ही छोड़ देती थी। ये बहुत बड़ी सोच थी। पढ़ाई करने और करियर बनाने के लिए एक बेहतर विश्वविद्यालय है मुक्त, जिसकी पढ़ाई का तरीका पारंपरिक विश्वविद्यालयों से अलग है। इग्नू ने पढ़ाई का एक मल्टीमीडिया नजरिया अपनाया है। विज्ञान, कंप्यूटर, नर्सिंग, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। मुक्त विश्वविद्यालय में दाखिला लेना मुश्किल नहीं है। ये विश्वविद्यालय अपने नियमों के मामले में काफी लचीला होता है। यहाँ फीस भी अमूमन सामान्य स्थानों के मुकाबले कम होती है। कई जगह सप्ताहांत कक्षाएं चलती हैं, जिससे कामकाजी लोगों को सहूलियत होती है। वहीं आईआईटी और आईआईएम के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। पूरे विश्व में इन स्थानों से पढ़े हुए इंजीनियर, प्रबंधक बड़ी बड़ी कंपनियों में अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं। साल 1951 में खड़गपुर में पहले आईआईटी की स्थापना हुई और इसके बाद 1958 में दूसरा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई में स्थापित हुआ। इसी तरह पहले दो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद और कोलकाता में स्थापित किए गए। आज आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर कई संस्थाएं हैं, जहां से हजारों छात्रों का भविष्य संवर रहा है। प्रधानमंत्री की पहल पर हर हाथ को हुनर
और हर हाथ को रोजगार देने के उद्देश्य से स्किल इंडिया की शुरुआत हुई, जिससे कि देश में बेरोजगारी की समस्या खत्म हो सके। और इस योजना के आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिले और कुछ ही समय में लाखों उद्यमियों का वर्ग पैदा हुआ, क्योंकि शिक्षा को रोजगार से जोड़े जाने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। एकेडमिक्स अकेले नहीं होगा, इसके साथ स्किलिंग भी होना होगा, हुनर को जोड़ के देखना होगा। और यही हमारी परंपरा रही थी। गुरुकुलों में बच्चे केवल पढ़ने नहीं जाते थे, वो लकड़ी भी काट के लाते थे, वो गुरु की सेवा भी करते थे, खाना भी बनाते थे, एक संपूर्ण व्यक्तित्व तो तैयार होता था। और वहीं जाना पड़ेगा। स्किल इंडिया को विद्यालयों से सबसे ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत है। अभी भी मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति आ रही है, उसमें भी होगा। और CBSE को, NCERT को, NIS को, ऐसे संस्थानों को ये करना चाहिए कि वोकेशनल कोर्सेज हम 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चों से शुरू करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कपड़ा बनाएगा या हर कोई काश्तकारी करेगा, कुछ ना कुछ हाथ से काम करेगा। आगे चल के उस बच्चे को उसी में शौक हो जाएगा और वो उसको अपने प्रोफेशन जैसा देखेगा। नीतियों में समय के साथ बदलाव जरूरी है। इसी को देखते हुए 2019 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। नीति के प्रारूप में छात्रों, शिक्षकों और शैक्षिक संस्थाओं में क्षमताओं के आधार पर जरूरी बदलाव पर जोर दिया गया है, ताकि एक देश में एक सक्षम और मजबूत शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सके। शिक्षा विकास की कुंजी है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में इसकी अहम भूमिका होती है। देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट में लीक से हटकर नए सुधारों को लागू करने की बात की गई है। समिति ने 3 भाषा फॉर्मूला के तहत छात्र को मातृभाषा, स्कूली भाषा के साथ साथ तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य किए जाने का सुझाव दिया था। हालांकि सरकार ने इसे बदलते हुए गैर हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी अनिवार्य किए जाने के सुझाव को हटा दिया। देश की सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि एक बड़ी बाधा थी, जिसमें बाल विवाह, बाल श्रम, गरीबी और भेदभाव जैसी कई समस्याएं थी। लेकिन ये भी सच है कि इन समस्याओं का समाधान भी शिक्षा में ही छुपा हुआ था। भारतीय स्कूली छात्रों ने देश विदेश में अनेक कामयाबी अर्जित की है। उनके लिए पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ जीवन जीना और सिर्फ नौकरी हासिल करना ही नहीं है, बल्कि देश सेवा और समाज सेवा की भावना अब हमारी शिक्षा का ही हिस्सा है। आज देश में युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा है। भारत एक युवा देश कहा जाता है। मतलब साफ है कि हमारा भविष्य युवा है। और आज जिस हिसाब से मोबाइल क्रांति हुई है, उसमें तकनीक बड़ी भूमिका निभा सकती है। इस तकनीक का बेहतर इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में कैसे किया जा सकता है, इस पर तेजी से काम हो रहा है। सुखद नतीजे भी आ रहे हैं। बहरहाल, गणराज्य के 7 दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, जो अभी भी जारी हैं। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हमारी 100% आबादी न सिर्फ साक्षर होगी, बल्कि पूरी दुनिया में हमें महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगी। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी यह खास पेशकश जारी है। कल हम आपको दिखाएंगे कैसे हमारे गणराज्य में आधी आबादी को ताकत मिली। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।